नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह सीजी टेट 2022 का भाग नंबर 22 है और इस वीडियो में हम लोग जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर 2 का जो टॉपिक है उसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोग फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर जो आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था उसको हम पहले देखते हैं। लिंग के दृष्टिकोण से पानी का कौन सा लिंग है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया था मैंने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग में, तो ज़्यादातर लोगों ने जो पुल्लिंग दिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो पानी है वहाँ पुल्लिंग शब्द है। कैसे पुल्लिंग शब्द है? जो द्रव्यवाचक पदार्थ आते हैं जैसे कि दूध, दही, घी, जल, पानी, ये सभी जो है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखते हैं बाल विकास से संबंधित जो भी क्वेश्चन है। दोस्तों, इसमें जो है एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है अधिगम। अधिगम जो शब्द है बार बार आते हैं, तो अधिगम मतलब होता क्या है? अधिगम मतलब होता क्या है, इसको हम पहले देखते हैं। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, देखो, अधिगम मतलब होता है सीखना। ठीक है, यहाँ पर सीखना आ जाएगा। अधिगम या फिर सीखना मनुष्य सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है? मनुष्य के जो बचपन से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्या है? सीखना। मनुष्य जन्म से के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता है। इसी को कहा गया है अधिगम कहा जाता है। अधिगम मतलब सीखना। आज का पहला क्वेश्चन है कि हिलगार्ड ने अपनी किस पुस्तक में सीखने के 10 से ज्यादा सिद्धांतों को वर्णन किया है। जो हिलगार्ड हुए हैं, जो कि कौन है, यहाँ एक विद्वान है, मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो इन्होंने जो है अपनी कौन सी पुस्तक है जिसमें सीखने के 10 अलग अलग सिद्धांतों का वर्णन किया है। इसका जो आंसर यहाँ पर दिया है, ऑप्शन दिया है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, दूसरा है त्रुटि एवं अधिगम है, तीसरा है अधिगम विज्ञान है, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ थ्योरीज ऑफ लर्निंग है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग में हिलगार्ड ने अपनी 10 सिद्धांतों का वर्णन किया है। और इसका जो है रचना कब किया है, इसके बारे में लिखा कब है, 1948 में। इसको याद रखना, 1948 को। ठीक है, इसका आंसर पहला आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि किसी भी चीज को याद करना है। ठीक है, तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है? ऑप्शन दिया गया है कि रटना है, समझना है, जोर जोर से पढ़ना है, या फिर लिख कर याद करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा समझना। ठीक है, जो समझ कर पढ़ते हैं उन लोगों का जो याद रहता है बहुत अच्छे तरीके से रहता है और लंबे समय तक याद रहता है। कई लोग जो है लिख कर याद करने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे बेहतर तरीका क्या है? समझना है। यानी कि कौन सी बात को पढ़ा रहा है या फिर किस बात से हमको ज्ञान प्राप्त करना है, उस चीज़ को अच्छे से समझना है। और समझने के बाद जो अनुसरण निकलता है, जो लास्ट में परिणाम निकलता है, उसको हम याद रखने की कोशिश करते हैं, जो कि लंबे समय तक याद रहता है। तीसरा प्रश्न है, सीखना एक खालिस्तान प्रेरित किया है, तो किसने किया है? मतलब क्या किया है? प्रेरणा, लक्ष्य, प्रयोजन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा लक्ष्य आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर कि सीखना एक लक्ष्य प्रेरित किया है। चौथा प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके सामने सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? यहाँ पर प्रश्न को समझना। मान लीजिए आपके क्लास में एक ऐसे विद्यार्थी है, एक ऐसे छात्र है जो बहुत ही बुद्धिमान है, वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन वह आपके सामने सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऑप्शन है कि उसे उसकी रुचि के रूप कुछ कार्य दे देंगे, दूसरा है कि उसे कुछ ऐसे कार्य दे देंगे जो वह कर ना सके, तीसरा है कि उसे डांट कर बैठा देंगे, और चौथा है कि उसी कक्षा का नेतृत्व करने को दे देंगे। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वह पहला आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई छात्र है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वह सदैव अपने ज्ञान का बखान करते रहते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसके लिए जो है उसके रुचि के अनुसार और कुछ कार्य दे देना चाहिए, ताकि वह अपने काम में व्यस्त रहे। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से उपयोग तथा अनुपयोग किसका नियम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर समझना है कि जो निम्न में से उपयोग तथा अनुपयोग किसका नियम है। ऑप्शन है तत्परता का नियम है, दूसरा है अभ्यास का नियम है, तीसरा है प्रभाव का नियम है, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या है? उपयोग और अनुपयोग है। इसके बाद हम टिप करके देखते हैं यहाँ पर कि अभ्यास कुशलता बनाता है। यदि हम किसी कार्य को अभ्यास करते हैं तो हमें उसे सफलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। यानी कि किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो उस पर क्या होगा? अभ्यास करेंगे। तो बार बार जब अभ्यास करेंगे तो उसके फलस्वरूप क्या होगा कि हम उस कार्य के में कुशल हो जाएंगे, जो कि उपयोग और अनुपयोग के हिसाब से तय करता है।
छठा प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है। क्या बोल रहे हैं कि क्रियात्मक अनुबंध का जो सिद्धांत है वहाँ किसकी देन माना जाता है। ऑप्शन है थॉर्नडाइक का, दूसरा है पावल का, तीसरा है स्किनर का है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ स्किनर का है। स्किनर का सिद्धांत है क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत। सातवां प्रश्न है प्रभाव के नियम किस नाम से जाना जाता है। क्या बोल रहा है कि प्रभाव के जो नियम है वहाँ किस नाम से जाना जाता है। संतोष, उपयोग, अनुपयोग। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा, ठीक है, संतोष आ जाएगा। यहाँ पर समझना कि थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया है कि सबसे पहले बात तो जो प्रभाव का नियम है वो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। और कहा है कि जब एक स्थिति और प्रतिक्रिया के बीच एक परिवर्तनीय संबंध बन जाता है और संतोषजनक अवस्था उत्पन्न हो जाती है। क्या बोल रहा है कि प्रभाव के नियम में इसका जो नाम दिया गया है वहाँ संतोष है, क्योंकि एक स्थिति के बाद प्रतिक्रिया के बीच एक ऐसी परिवर्तन संबंध बन जाता है जिसके बाद जो है संतोषजनक अवस्था उत्पन्न होती है। आठवां प्रश्न है छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बिना देखे मुंह से बोलना है, ठीक है, बिना देखे बोलना है, उसके बारे में आप जो है भाषण दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है कि या वाद विवाद द्वारा है, दूसरा है कि प्रश्न पूछकर है, तीसरा है नाटक द्वारा है, या चर्चा परिचर्चा करके। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ चर्चा परिचर्चा करके। यहाँ पर वाद विवाद का भी ऑप्शन आ सकते हैं लेकिन वाद विवाद में नहीं आएंगे, ठीक है। चर्चा परिचर्चा यानी कि किसी भी मैटर को उठा ले, जैसे कि आज के बारे में, जैसे कि पर्यावरण के बारे में उठा लेते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा करके उसकी जो बोलने की अभिव्यक्ति है उसे विकसित किया जा सकता है। नौवां प्रश्न है कि अध्यापक शिक्षा का विकास प्रारंभ हुआ। अध्यापक जो शिक्षा है यानी कि क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि अध्यापक जो शिक्षा का क्रम चल रहा है अभी वर्तमान में, तो वह किस समय प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है प्राचीन काल से, मुस्लिम काल से, ब्रिटिश काल से, स्वतंत्र भारत से। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ ब्रिटिश काल से। देखो ब्रिटिश काल से अध्यापक वाली जो प्रणाली है वहाँ प्रारंभ हुआ। हालांकि इंग्लिश में क्या है, टीचर है, और अपने जो हिंदी भाषा में अध्यापक हैं, लेकिन इससे पहले जो है ब्रिटिश काल होने से पहले हमारे जो धर्म में अध्यापक की सुविधा नहीं थी, उसकी जगह क्या था, गुरुकुल, जिसमें गुरुओं का सम्मान किया जाता था, यानी कि गुरु द्वारा पढ़ाया जाता था। लेकिन जो ब्रिटिश काल आने के बाद जो है यहाँ परिवर्तन हो गया, गुरुकुल अब बंद होने लगा और उसके बाद जो है अध्यापक सिस्टम चालू हो गया। 10वां प्रश्न है कि व्यवहार में उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है जो। क्या बोल रहे हैं कि व्यवहार में उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है जो अच्छा होता है, बुरा होता है, अच्छा बुरा दोनों होता है, या फिर ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ तीसरा आ जाएगा, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन क्या रहता है, कभी अच्छा भी होता है कभी बुरा होता है, यानी कि दोनों रहता है, ठीक है। कोई भी चीज़ का दो पहलू होता है तो वही है व्यवहार का। 11वां प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि कैसी होती है। तो अंतर्दृष्टि कैसी होती है, आकस्मिक होती है कि धीरे धीरे होता है कि अनिश्चित होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्दृष्टि जो है आकस्मिक होती है। आकस्मिक होती है कैसे, इसके बारे में जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है, कोहलर ने दिया है अपने सिद्धांत, जो कि अंतर्दृष्टि कैसी होती है, वहाँ आकस्मिक होती है। 12वां प्रश्न है कि यथार्थवादी शिक्षा का केंद्र क्या है। क्या बोल रहे हैं कि यथार्थवादी शिक्षा का केंद्र क्या है। ऑप्शन है शिक्षक है, बालक का भविष्य है, पाठ्य चर्चा है, या फिर वर्तमान यानी कि बालक का वर्तमान है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा यथार्थवादी शिक्षा बालक के वर्तमान पर निर्भर करता है। यथार्थ क्या है, वर्तमान की अवस्था को दर्शाता है। शिक्षा को ही मानव के सर्वांगीण विकास का साधन मानते हैं। यथार्थवादी ऐसी शिक्षा में विश्वास करते हैं जो वर्तमान संसार से संबंधित हो। क्यों, क्योंकि वर्तमान ही सब कुछ है, होता है। भविष्य और जो भूत तो खैर बात की बात है, लेकिन वर्तमान जो है सब कुछ है, उसी को कहा गया है यथार्थ। 13वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं। तो किसे मानते हैं स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि। ऑप्शन है योग है, विचार विमर्श है, व्याख्यान है और प्रश्नोत्तर है। तो इन सभी में से यानी कि चारों में से इसका जो आंसर आ जाएगा योग आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे माना है, योग को माना है, क्योंकि वो खुद एक योगी थे, ठीक है। योग से जो है आदमी अपने मन को केंद्रित कर सकता है, अपने माइंड को केंद्रित कर सकता है। उसके बाद जो है अपनी जो शिक्षा है यानी कि अपनी जो IQ लेवल है उसे बढ़ा सकता है, ताकि वह किसी भी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वामी विवेकानंद का मानना है। 14वां प्रश्न है प्रयोजनवाद का रूप कौन सा है। क्या बोल रहा है कि प्रयोजनवाद का रूप कौन सा है, मानवीय है,
प्रयोगात्मक है, जीव वैज्ञानिक है या फिर लौकिक है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ प्रयोगात्मक है, प्रयोजनवाद का रूप। 15 प्रश्न है, खेल प्रणाली में किंडरगार्टन विधि का जन्मदाता माना जाता है। क्या बोल रहा है कि खेल प्रणाली में किंडरगार्टन विधि का जन्मदाता माना जाता है, तो किसे माना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रोबेल को, जॉन डीवी को, बी एन झा को या फिर मैकडूगल को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ फ्रोबेल को माना जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक रिपोर्ट आया था, उसके बारे में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो बालवाड़ी है, ठीक है, किंडरगार्टन मतलब क्या होता है, बालवाड़ी होता है। तो छत्तीसगढ़ में जो बालवाड़ी है वहाँ 5117 के आसपास है, ठीक है, 5117 के आसपास है छत्तीसगढ़ में किंडरगार्टन, जो कि बालवाड़ी है, अभी शुरुआत करने वाला है छत्तीसगढ़ सरकार। उसके बाद 16 प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में गुरु शिष्य संबंध थे। तो ब्रिटिश काल में जो गुरु शिष्य का संबंध थे वहाँ किससे संबंधित थे? मात्र औपचारिक। मैंने यहाँ पर पहले बताया था कि जो प्राध्यापक वाला पार्ट है, ठीक है, प्राध्यापक वाला बोले थे वहाँ ब्रिटिश काल के बाद आया था। उससे पहले क्या सिस्टम था? गुरु और शिष्य की। लेकिन ब्रिटिश काल आने के बाद जो है गुरु शिष्य की परंपरा खत्म कर दिए, उसके बाद जो है अध्यापक वाला प्रारंभ हो गया। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा? मात्र औपचारिक। जो गुरु शिष्य की परंपरा कितना हो गया? मात्र औपचारिक यहाँ हो गया। 17 प्रश्न है कि मानवता ने किस अनुशासन पर बल दिया है? मानवता ने किस अनुशासन पर बल दिया है? ऑप्शन है कि दमनात्मक है, दूसरा है कि आत्म अनुशासन है, तीसरा है कठोर अनुशासन है और चौथा सभी है। आंसर आ जाएगा आत्म अनुशासन। 18 प्रश्न है कि मनुष्य बनाने की शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? मनुष्य बनाने की जो शिक्षा के प्रवर्तक है कौन है? इसका जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महात्मा गांधी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा स्वामी आत्मानंद। स्वामी आत्मानंद ने यहाँ शिक्षा दिया है, यहाँ प्रवर्तक क्या है इसके बारे में कहा है। 19वां प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण का प्रकार है। तो किसी के बुद्धि को अगर परीक्षण करना है तो कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? ऑप्शन दिए गए कि व्यक्तिगत हो सकते हैं, अशाब्दिक हो सकते हैं, सामूहिक हो सकते हैं या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ चौथा आ जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी हो सकते हैं। यानी कि किसी का बुद्धि का परीक्षण करना है, उसके IQ लेवल का परीक्षण करना है तो व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं, अशाब्दिक रूप से भी कर सकते हैं या फिर सामूहिक रूप से इसका परीक्षण किया जा सकता है। 20वां प्रश्न है शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। तो शिक्षा को परिभाषित किस तरीके से किया जाता है? ऑप्शन है ज्ञान अर्जन के रूप में, दूसरा है पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति के रूप में, तीसरा है अनुभव के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में और चौथा है कि विद्यालयी शिक्षा के पर्यायवाची रूप शब्द के रूप में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा अनुभव के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में किया जाता है शिक्षा को परिभाषित। शिक्षा को परिभाषित किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो वह जो है अनुभव कहाँ से मिलता है? खुद से मिलता है। एक तो खुद से मिलता है या फिर दूसरों को देख कर, दूसरों से ऑब्जर्वेशन करके मिलता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है ज्ञान वृद्धि के रूप में कहा जाता है इसकी परिभाषा को। 21वां प्रश्न है कि निगमन विधि मार्ग है। क्या बोल रहा है कि निगमन विधि मार्ग है किस चीज़ का है? शोध का है, तीव्रता का है, अनुकरण का है या खोज का है? इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ तीसरा आ जाएगा, अनुकरण का है। 22वां प्रश्न है कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं? यानी कि कौन से ऐसी विधि है जिसमें हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं या फिर उसको अवसर प्रदान कर सकते हैं? ऑप्शन देंगे कि प्रदर्शन विधि का, दूसरा है कि निगमन विधि का, तीसरा है कि विश्लेषण विधि का या फिर चौथा है प्रश्नोत्तर विधि का। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ प्रश्नोत्तर विधि है, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि ऐसा है जिसमें हम सभी छात्रों को बोलते हैं कि सभी आना और अपने जो अभी तक जो पढ़ाई किए हैं उसके बारे में आप लोग जो इसका आंसर देना प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से। 23वां प्रश्न है सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? बहुत ही अच्छा बात है, प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि सर्वप्रथम जो बुद्धि परीक्षण है यानी कि IQ लेवल के जो परीक्षण करने वाली जो पद्धति है उसका निर्माण कब हुआ है? ऑप्शन है 1904, 1880, 1885 या फिर 1909। इसका जो आंसर जाएगा 1904 से माना जाता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि पहला आधुनिक बुद्धि परीक्षण 1904 में अल्फ्रेड बिने द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? अल्फ्रेड बिने। इसको भी याद रखना, अल्फ्रेड बिने को इसके द्वारा विकसित किया गया है। और बुद्धि लब्धि एक बच्चे की तर्क करने की और समस्याओं को हल करने की क्षमता का मापन करता है। 24वां प्रश्न है कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता किस प्रकार में होती है, कहाँ कहाँ पर होती है? एक तो बौद्धिक रूप से होता है, दूसरा की सामाजिक रूप से, तीसरा की व्यक्तिगत संबंधी है, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी आ जाएगा।
क्योंकि देखो व्यक्तिगत अगर दो लोगों के बीच में भिन्नता देखना है तो उसका हर चीज़ यानी कि उसके बुद्धि में भी विभिन्नता आएगी, उसके शारीरिक संरचना में भी विभिन्नता है, उसके जो व्यक्तिगत संबंधी जो भी दिनचर्या है उसमें भी विभिन्नता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर उपयुक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। 25वां प्रश्न है कि नवोदय विद्यालय है। नवोदय विद्यालय क्या है? जैसे कि बहुत जगह में नवोदय विद्यालय खुला हुआ है, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसका मतलब क्या है? यहाँ पर ग्रामीण बच्चों के लिए है कि केवल शहरी बच्चों के लिए है, कि ग्रामीण और शहरी दोनों के मेधावी छात्रों के लिए है, या फिर उन बच्चों के लिए जो सैनिक बनना चाहते हैं? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ थर्ड आ जाएगा। ठीक है, ग्रामीण और शहरी बच्चे दोनों के लिए है जो मेधावी छात्र होते हैं। अब मेधावी छात्रों का टेस्ट कैसे किया जाता है? नवोदय भर्ती होने से पहले उसके उसमें के लिए जो है एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब जाके उसमें चयन होता है, और जो चयन होता है उन्हीं लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन करके पढ़ाई किया जाता है। ठीक, वहाँ पर उन लोगों का पढ़ाई किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेधावी छात्रों के लिए यहाँ नवोदय विद्यालय है। 26वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ केरल। केरल राज्य ऐसे है जो सबसे ज़्यादा साक्षरता है। और सबसे कम साक्षरता की बात किया जाए तो फिर बिहार। बिहार ऐसा राज्य है जो कि सबसे कम जो है छात्र मतलब यहाँ पर शिक्षित है। और एक चीज़ फैक्ट की मैं बता देता हूँ कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो आईएएस और आईपीएस के कैडर निकलते हैं वह बिहार से ही निकलते हैं, जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था सबसे अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा ही छत्तीस मतलब भारत के दृष्टिकोण में बात किया जाए तो फिर बिहार से ही सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस निकलते हैं। 26वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की धारा 45 में किस आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहली बात तो इसके धारा को समझना। भारतीय संविधान की कौन सी धारा है? तो 45वें नंबर का है। ठीक है, जिसमें बालक बालिकाओं के निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसमें कितने वर्ष तक के हैं? ऑप्शन है 21 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 11 वर्ष। इसका जो आंसर आ जाएगा 14 वर्ष तक। 14 वर्ष के जो बालक बालिका हैं इन लोगों का जो है स्कूल वहाँ निःशुल्क है और अनिवार्य भी किया गया है, मतलब इसको पढ़ना है ही पढ़ना है। और कितने क्लास तक है? 8वीं क्लास तक है। ठीक है। 27वां प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? अगर दृश्य सामग्री का प्रयोग करना है तो उसमें आप किस बात का ध्यान रखेंगे? ऑप्शन है कि उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, दूसरा है कि वहाँ पाठ्य विषय के अनुरूप हो, तीसरा है कि वहाँ बच्चों की अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, चौथा है उसके बारे में बच्चों को पहले से बता दे, यानी कि उसके बारे में बच्चों को पहले से बता दे। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ दूसरा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ का दृश्य सामग्री का प्रयोग करना है, जनता के सामने या फिर प्रदर्शनी करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उस विषय वस्तु के अनुरूप होना चाहिए। मान लीजिए पर्यावरण के संबंध में है, और पर्यावरण के संबंध में अगर खाद्य श्रृंखला के बारे में देख रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि उसी जो पाठ्यक्रम वस्तु के हिसाब से खाद्य श्रृंखला का प्रदर्शनी होना चाहिए। इसका जो आंसर आ जाएगा दूसरा आ जाएगा। 28वां प्रश्न है बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक है। बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, अरविंद है, या फिर महात्मा गांधी। तो जो बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं महात्मा गांधी को माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि शिक्षा की उस प्रणाली से है जिसमें विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों का जो प्रशिक्षण प्रदान करते हुए बालकों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करना है, और शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जो है किया जाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि बुनियादी जो शिक्षा है वो तो होगा ही, लेकिन जो अपने जो हस्तशिल्पों का भी प्रदर्शन होना चाहिए, यानी कि जो अपने लोकल जो शिक्षा है उसका भी प्रदर्शनी होना चाहिए, चाहे वह शारीरिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वह मानसिक दृष्टिकोण से हो, सभी के क्षेत्र में इसका विकास होना चाहिए। इसीलिए जो है महात्मा गांधी को बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक भी कहा गया है। 28वां प्रश्न है सबसे अच्छा अधिगम वह है जो कि, क्या बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा अधिगम वह है जो कि एक ज्ञानी अध्यापक द्वारा दिया जाए, दूसरा है कि छात्र स्वयं प्राप्त करें, तीसरा है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा किया जाए, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ दूसरा आ जाएगा। ठीक है, छात्र स्वयं प्राप्त करे, यही है सबसे अच्छा अधिगम। अधिगम मतलब क्या है? सीखना है। 30वां प्रश्न है श्याम पट प्रतीक है। क्या प्रतीक है? अध्यापक का, शिक्षण का, कक्षा का, या फिर स्कूल का? इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ कक्षा का प्रतीक है। ठीक है, मान लो जो कोई कमरा है, लेकिन कमरे को हम लोग कक्षा नहीं बोल सकते। कक्षा कब बोला जाएगा? जब उसमें श्याम पट होगा, यानी कि उसमें ब्लैक बोर्ड रहेगा, तभी हम उसको कक्षा कह सकते हैं, यही इसका प्रतीक है।
दोस्तों 31वां प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना। यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रश्न है कि सामाजिक अनुशासन का आधार होता है। क्या बोल रहा है कि सामाजिक अनुशासन का आधार होता है? क्या आधार होता है? भय एवं दंड का। दूसरा है कि निंदा और प्रशंसा का। तीसरा है कि अच्छे बनने की इच्छा का। या चौथा है संस्कार का। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाना और वहाँ पर हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि सीजी टेट के एग्ज़ाम के बाद जस्ट हम लोग जो है सीजी असिस्टेंट टीचर के बारे में भी, उसके बारे में जो है कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।